नहीं है। फिर सबसे बड़ा है उसके सबसे बड़ा ही तो लिखा। हमने लास्ट शुरू में लिखा। हाँ तो लो भैया सबसे शुरू में लिखते रहे। लो आगे डिक्रीज हो जाएगा ना। अरे तो सबसे बड़ा कहा था ना तुमने, हाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। हाँ। फिर नियोन फिर नियम, मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम। सही है क्या? अब हम बता रहे हैं कि नैन्सी से कहाँ गलती हो गई। नैन्सी का ये दिमाग था कि ये नट गैस है तो सबसे बड़ी होनी है ना, इसीलिए तुमसे गलती हो गई। पर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ये चेक करना था कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चेक करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 और इसके पास। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आए तो आपको ये देखना कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो सबसे बड़ा, और जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि मैग्नीशियम का होता है 12, 2 + 10। फ्लोरीन का क्या होता है 9, एक यहाँ से लिया 10। और इसको चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मैग्नीशियम +2, बताओ इसके पास प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना था 10, तो प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने 10, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लोरीन का, प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने 10। इसके बाद देख लेते हैं हम O2 का, बताओ प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने। तो सब में इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इसके पास है, तो ये सबसे छोटा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। और ट्रिक हमने ये बताई थी कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिल जाए तो जिसके ऊपर सबसे नेगेटिव हो सबसे बड़ा, और जिसके ऊपर सबसे पॉजिटिव हो सबसे। तो हम समझ गए थे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं इसमें। आप इसको ऐसे कर गए कि पीरियड में सबसे बड़ा तो नियॉन होने वाला है, तो फिर ये वाला सही है, ठीक है। दिस वन इज राइट। अगला वाला क्वेश्चन ही आंसर देते, ऐसा ना बोलो। क्वेश्चन की तुम इंसल्ट बिस्लिंग करो, उनकी भी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वही तो गलत है ना, तुम क्वेश्चन गुरु मान जाते, फिर वही गलत होगा। जो पनु नंबर को है कि ऐसे ही लिखो जो। तो ABCD तक पहुँचे थे हम। ई वाला बताएगी आयरा, बताओ आयरा। फिर सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वैसा नहीं, तो ऐसा वैसा नहीं। ये बताओ कि सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, वो तो साइंस सबसे छोटा। अब आपको हम यहाँ एक ट्रिक बता देते कि अगर सेम एलिमेंट दिख जाए तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा। चलो F नंबर का हर्ष बताओ। सिलिकॉन सबसे बड़ा, फास्फोरस इससे छोटा, फिर इसके बाद सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोर, कार्बन, सिलिकॉन। सीधा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक ग्रुप कौन है 14, एक 15, एक 16 और एक 17। तो ग्रुप में जब जाते हो, सॉरी पीरियड में जब आप जाते हो लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होती है डिक्रीज। तो सही है, बिल्कुल सही ऑर्डर। अब ऋषि बताएगा G नंबर का। चलो ऋषि G नंबर का बताओ। सबसे छोटा, अच्छा, फिर बेरिलियम +1 है, सबसे बड़ा
बताओ ये सही है क्या? नहीं है? है। लिथियम किसका है? ग्रुप फर्स्ट का। और इसका पीरियड क्या है? हाइड्रोजन लिथियम, सेकेंड पीरियड है इसका, ठीक है। बेरिलियम तो ये है आपका ग्रुप सेकेंड का, और इसका भी पीरियड क्या है? सेकेंड, है ना। और ये किसका है? ग्रुप 13 का, और इसका भी पीरियड क्या है? तो पीरियड के मामले में तो भैया तीनों ही बराबर हैं, तो पीरियड से अब हम चेक नहीं कर सकते। अब हमें ग्रुप में चलना पड़ेगा। तो देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जाते हैं तो साइज क्या होती है? छोटी होती है आपकी। ऊपर से ही एक चीज़ और दिख रहा है कि इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो +3 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। अब लिथियम +1 और बेरिलियम +1, तो इसमें लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा और बेरिलियम छोटा हो जाएगा। तुम्हारा गलत यही है। प्रांजल का गलत होना चाहिए भाई, एक आध कैसे नहीं तो करवा रहे हैं ना, गलत क्यों परेशान हो गए? सही है, अब गलत करेंगे अपन, ऐसे थोड़ी सब सही कर देंगे, ऐसे कैसे? कुछ तो गलती होनी, जबरदस्ती करेंगे। ये वाला बताओ सारा आप। वो बड़ा है और ये mg कौन बड़ा है कौन छोटा? mg बड़ा है, mg बड़ा है, mg+2 छोटा है। हाँ। सही है। ये वाला बताओ नैन्सी आप। ये बड़ा है AL बड़ा है। ये वाले तो आपसे भी बनेंगे आएगा, पॉजिटिव चार्ज है जित तो छोटा सेम। आप बताओ प्रांजल, इसमें बताओ। इसमें पहले गैलियम से बड़ा है। सर इसमें एल्यूमीनियम बड़ा है, गैलियम छोटा है, एक्सेप्ट तो हमने वही तो बोला, गैलियम छोटा है और गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम है। एल्यूमीनियम बड़ा है, गैलियम छोटा है, एल्यूमिनियम बड़ा है। हो गई? Yes, sir। अब आ जाओ। हाँ तो अब बोलो भाई प्रांजल। गैलियम छोटा है और एल्यूमिनियम बड़ा है। ऐसा कर दे, हाँ। ठीक है। एक्सेप्शन केस है ना, इसको आप ऐसे नहीं चेक कर सकते थे कि आप ऐसे बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, आई के बाद जे पे आ जाएगा, कर लें दो, चलो वही हो गया। तो हमें ये दिखता है लेकिन है नहीं है ये वाला, ठीक है, एक्सेप्शन है, जानते हो। इन दोनों में तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट कैसी साइज है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो फिर थैलियम हो जाएगा। ये वाला बताओ सोमा। सबसे बड़ा है -+++। चलिए बिल्कुल सही है। लिथियम एंड फ्लोरीन, ये तो क्वेश्चन ही बेकार बना है, सीधी बात है। लिथियम तो बहुत बड़ा है फ्लोरीन से, कहाँ ग्रुप फर्स्ट का और कहाँ ग्रुप 17 का, है ना। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ऑक्सीजन कहाँ? सेकेंड ग्रुप का है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, और ये तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि सेलेनियम बड़ा है। अब ये वाला क्वेश्चन बताएगी नैन्सी, L नंबर का। गलतियों से सीखना है नैन्सी हमें, तो अगर तुमने गलती की है तो उससे अगर सीखा होगा तो ये वाला बन जाएगा। फ्लोरीन पड़ा होगा, ठीक है। और इसमें भी हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट लगा दें। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और इसके पास भी 10। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, +1 तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसका 9 होता है तो -1 तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन वो छोटा, जिसके पास कम। और अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जाते तो गलत हो जाना था, किसको बड़ा कर सकते थे हम? सोडियम को बड़ा, फ्लोरीन को छोटा, है ना। इसलिए गलतियों से सीखना है। तो देखो आपने गलतियों से सीख लिया। वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें M वाले में भी, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बताओ सारा इसका आंसर। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और फ्लोरीन 1 नेगेटिव में बड़ा कौन है? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है ना, ये नेगेटिव चार्ज से चेक कर लिया। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने प्रोटॉन हैं और इसके पास? और सीधी सी ट्रिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा। लिथियम और सोडियम में कोई बात ही नहीं है, कौन बड़ा होगा? सोडियम ही बड़ा होगा। एक ग्रुप सेकंड का, एक ग्रुप थर्ड का है। अब सभी खत्म।
चलिए, तो अब हमारे ख्याल से आपकी प्रैक्टिस पर्याप्त हो चुकी है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ख़त्म होती है आप लोगों की। सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, तो इसको मेन पेज से लिखना हेडिंग बना के, ठीक है। सेकंड नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टी चालू हो रही है बच्चों, सेकंड नंबर की। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी के कितने नाम हैं, इसके नाम बहुत सारे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी का नाम है। अब आप लोग ध्यान रखना, एंथैल्पी क्या है, किसी बच्चे को पता है व्हाट इज एंथैल्पी? तो ध्यान रखना, एंथैल्पी इज द वन टाइप ऑफ हीट, जो एक प्रकार की हीट होती है, दैट मीन एनर्जी होती है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट का चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसकी एंथैल्पी। तो इतना बढ़िया एनर्जी से काम चल रहा था, एंथैल्पी लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों हम एंथैल्पी में फंस गए? एनर्जी से हमारा काम चल रहा था, तो फिर एंथैल्पी ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी ही है एक प्रकार की, हीट के फॉर्म में होती है। तो क्यों पड़ी? इसलिए कि हमारे सराउंडिंग में या सिस्टम में या एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट का चेंज हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट का चेंज होगा वो सब क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। तो आप सब जगह इसी से डील कर रहे हो, जाने या ना जाने। हाँ, हीट के केस में एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ हीट, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म है। और एक नाम और है इसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आपको भी यहाँ से आएगा समझते हुए चलना है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कई सारे साइन हो सकते हैं इसके, ना साइन से कुछ दिक्कत है ना नाम से कोई दिक्कत है, मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है। जैसे इसका सिंबल हमें बहुत अच्छा लगता है, आई लिखना, हमारा फेवरेट ही यही है, साफ साफ बताता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखी है। आप चाहो तो एंथैल्पी का साइन होता है एच, ध्यान रखिए एंथैल्पी का साइन होता है एच, और यहाँ पर एंथैल्पी में कोई ना कोई चेंज आएगा, तो ये हो गया चेंज इन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो ये लगा दिया आई, तो ये भी इसका ही साइन है। ऐसे भी लिखा जा सकता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आई पीछे आगे कहीं भी लगा सकते हो। तो इतने सारे साइन हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब होती क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलिए देखते हैं इसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का ये। हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं आज, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक कहीं ना कहीं आपको नंबर दे जाएगी। कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए 100% लगेगी ये ट्रिक कि इसमें मेटेलिक गुण ज़्यादा क्यों है, वाई मेटेलिक प्रॉपर्टीज मोर, या ये मेटल क्यों है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेन आंसर इससे जाता है। कहीं भी मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाए तो उसका सबसे मेन रीज़न होता है उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी? क्योंकि जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बड़ी आसानी से वो क्या रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? मेटल होते हैं ना। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल हैं, लेकिन आयोडीन में थोड़ा सा मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है। आंसर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी के कारण पाया जाता है आपका। इसी प्रकार आपका अगर हम देख ले तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ,
बेस में थोड़ा सा मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है, उसका भी आंसर है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन आपको आंसर, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के लिए इस लो आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि होती क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, एक कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए किसी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का एक टुकड़ा हम तोड़ के लाए, तो उसमें सब एटम फंसे हैं, ये ऐसे इस प्रकार से सभी के सभी एटम आपके क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, क्लोजली आपके सभी एटम पैक्ड हैं। ठीक है, मान लीजिए आयरन है, सोडियम है, कुछ भी मान लो, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन मान लो, कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो हम आयरन मान लेते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में है। तो पहली चीज़, आज एक चीज़ सुन लो, कभी भी सॉलिड स्टेट में किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते, ये इम्पॉसिबल है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आर्टिफिशियली, नेचुरल तो प्रेजेंट है ही नहीं, आर्टिफिशियली भी इतनी एनर्जी नहीं है कि सॉलिड एटम से या सॉलिड एटम में किसी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके। तो एटम कभी सॉलिड, किसी भी सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। तो सबसे पहले इसको हीट दे के इसका आइसोलेटेड गैसियस एटम निकालेंगे। तो आयरन को इतनी हीट देंगे कि ये गैसियस स्टेट में आ जाए अपनी, तो ये आयरन अलग हो गया। अब ये है आयरन का एटम, उसके बहुत सारे ऑर्बिट हैं, बीच में सेंटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अंदर भी रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, तो गैसियस एटम के और आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब अकेला, वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, और सॉलिड स्टेट में भी नहीं निकाला जा सकता है आपका क्रिस्टल, उसको आपको गैसियस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। पहले मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लाओ और लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में लाओ। तो गैसियस स्टेट में किसी एटम के सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो है नहीं, क्योंकि इसको कौन पकड़े है, न्यूक्लियस इसको पकड़े हुए हैं, तो ये निकलने तो वाला नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यही एनर्जी आपकी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Fe क्या बन जाएगा, आयन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये आयन बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयन बन रहा है, और हमें क्या लग रही है, एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालते ही जो हमारा एलिमेंट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आयनिक फॉर्म में, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लग रही है, एनर्जी। मतलब एटम को आयन बनाने के लिए एनर्जी लग रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये अपने पॉजिटिव आयन में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, वह ऊर्जा का अमाउंट जो ज़रूरी है हमें चाहना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, फ्रॉम न्यूट्रल अकेला आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम की सबसे बाहर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। 3 स्टेट में ही निकल सकता है इलेक्ट्रॉन, आपको वो तीनों स्टेट एक साथ लागू करनी है। अकेला होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं, बिना गैसियस के कभी नहीं निकलेगा। गैसियस इलेक्ट्रॉन देना है तो भी गैसियस फॉर्म में ही देना पड़ेगा, और निकालना है तो भी गैसियस फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा आपको। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड the amount of energy is needed, the amount of energy is needed, the amount of energy is needed to remove एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव
an electron, the amount of energy needed to remove an electron, the amount of energy needed to remove an electron from neutral, कॉमा लगाइए, isolated and gaseous atom is called, तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, is called ionization energy, is called ionization। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप। तो किसी गैसियस एटम की जो न्यूट्रल स्टेट में है, अकेला पड़ा हुआ है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट किए हुए है? न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उसको निकालना है तो एनर्जी लगेगी। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिर फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो देखिए ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये कोई एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है। ये कोई एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है। और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? आपका न्यूक्लियस अट्रैक्ट हुए है इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। ये अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर। अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है बिटवीन न्यूक्लियस, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, अब इस अट्रैक्शन फोर्स से अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आपको इसको बाहर करना है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, तो एक एनर्जी का अमाउंट लगेगा। यही एनर्जी का अमाउंट जो कहलाता है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाएगा और जो भी एटम था उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये एटम अपनी जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम करते हैं फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी एक लिख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कोई भी एलिमेंट लिख लिया, मान लीजिए वो एलिमेंट m है। ठीक है, इस m से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, दो नहीं निकाल सकते हो आप। वो आगे जाके जब पढ़ोगे तो डायरेक्टली +1 +2 +3 लिख देते हैं, लेकिन निकलता एक एक करके ही है। तो कितना चार्ज आएगा इस पर? +1। ये न्यूट्रल है, अकेला है, दिख रहा है, गैसियस और दिखा दो, और ये गैसियस। तो यहाँ से न्यूट्रल, गैसियस और अकेले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हो, आई यूज कर सकते हो, IH यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कौन सी प्रोसेस है आयोनाइजेशन एनर्जी? सोच कर, एक्जोथर्मिक है। कौन सी प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं।
जब एनर्जी दे रहे तो एनर्जी खर्च हो, जब एनर्जी दे रहे तो एनर्जी खर्च होगी ना, है ना। जब एनर्जी दे रहे तो एनर्जी खर्च होगी। जब एनर्जी आप दे रहे हो तो एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है ना, तो प्रोसेस कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। अगर आपकी एनर्जी निकल रही होती तब एक्सोथर्मिक। आप स्वयं डेफिनेशन में बोल रहे हो कि एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और एनर्जी चाहिए मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब निकलता है तो एनर्जी रिलीज करता है कि इसको निकालने के लिए एनर्जी लगती है? तो आप यहाँ एनर्जी दे रहे हो भाई, एनर्जी दे रहे हो, दैट्स वाई एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश की ये बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो चीज़ों को समझ के बोलने की। तो ध्यान रखना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो, कैलोरी, कैलोरी, ये सब तो यही इसकी भी यूनिट है। जहाँ भी एनर्जी आ जाए तो एनर्जी की यूनिट तो यही सब होती है, लेकिन फिर भी इसकी फेमस यूनिट लिख देते हैं हम। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी को जो यूनिट होती है वो फेमस वन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही लिखा जाए, जूल में भी लिख सकते हैं। तो सारा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? बराबर कितना जूल होता है? लिख चुके हम पहले ये, जो कि यहीं से हिंट मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन से। 1.60 022 इनवर्स 19, कॉलम में मत लिखना, 19 जूल, ध्यान रखिएगा। इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन जब वोल्ट में लिखते हो तो जूल। तो ये होती है इसकी यूनिट। या अगर आप इसको किलो जूल में बदलोगे, किलो जूल पर मोल में बदलोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 96.47 किलो जूल पर मोल। तो ये होती है इसकी यूनिट आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो दोनों में से कोई सी? हाँ, कोई भी, ये चलती है जनरली हमारी। दोनों याद करनी है, दोनों याद करनी है, दोनों चलते। किस वाले में? सेकंड वाले में नहीं, उसमें जूल पर एटम है बेटा। हम बता दे रहे हैं ना, आप कहाँ फंस गए। ठीक है, एटम से मूल में आ गए, इसमें फंस गए ना। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपका जूल है, जूल को किलो में ले जाना है हमें। तो हमसे कोई पूछे कि इतने जूल बराबर, अच्छा सुनो, जैसे हमें कोई दी गई है एनर्जी जूल में, तो उसको किलो जूल में ले जाना है हमें। तो जूल से किलो जूल में ले जाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? उसका 10⁻1000। तो एक तो इससे प्लस मोल में भी ले जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6.022 10⁻। और आप जब इतना सॉल्व कर लोगे, इतना इसकी ये वैल्यू रख दोगे 1.6022, इसको और इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनली ये आएगी 96.47 किलो जूल पर मोल। इसको आप सॉल्व करके लिख लो, डेटा लिख लो, घर में सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आता है। ये हो गई आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर है? सबको क्लियर है? आरा आपको भी अब थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी हमारी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब डालिए इसी के नीचे हेडिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, 1 by 1 सक्सेसिव एक के बाद एक सक्सेसिव